आज दिन भर की कई महत्वपूर्ण खबरें निकल के सामने आ रही है। चलिए एक कर विस्तार से बताते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में आई एनडीए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित करने को मंजूरी दी है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी की जितनी आखिरी बेसिक सैलरी होगी, शर्तों के साथ उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने वालों पर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी हमारी लड़कियों पर हाथ डालते हैं उन्हें कानून का ऐसा गुस्सा दिखाना चाहिए ताकि वह ऐसा करने के बारे में दूसरा सोच भी ना सके। पवार ने कहा है कि अगर मेरी भाषा में से कहें तो मैं कहूँगा कि उन्हें नपुंसक बना देना चाहिए, तभी वह ऐसा अपराध फिर नहीं करेंगे। इन लोगों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि नक्सलियों से लड़ाई आखिरी चरण में है और यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो अंतिम प्रहार होगा और हम देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। यह बात उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर्राज्य समीक्षा बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आरजीकर मामले को लेकर ममता सरकार पहले से ही कटघरे में है। अब कोलकाता के एक दूसरे मेडिकल कॉलेज में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर संगीन आरोप लगे हैं। कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के एक छात्रा ने दावा किया है कि उसे पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी को ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया गया। छात्रा ने अपने आरोपों के घेरे में 4 प्रोफेसरों और कॉलेज के डीन को भी लिया है। आपको बता दें कि छात्रा की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज के डीन को हटा दिया गया है। राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना की मांग को लेकर दबाव बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा है कि दलित, आदिवासी या ओबीसी समुदाय से कोई भी महिला मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए चयनित नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी लेकिन उसमें दलित, आदिवासी या ओबीसी की कोई महिला नहीं थी। उन्होंने कहा है कि मीडिया में आपको दिखेगा कि वे बॉलीवुड की बात करेंगे, जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। आप पर तो सीधा हमला हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने शनिवार को दावा किया है कि पड़ोसी बांग्लादेश में व्यापक अस्थिरता के बावजूद वहां के हिंदुओं ने भारत में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की। शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं और लड़ रहे हैं। पिछले 1 महीने में एक भी हिंदू को भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते नहीं पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद कांग्रेस नेता की आलीशान हवेली पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने इस तरह की बुलडोजर कार्रवाइयों को बर्बरता और अन्याय बताया है और कहा है कि सरकार को अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और बुलडोजर न्याय पर पूरी तरह बंद होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पूर्णिया स्थित चूनापुर हवाई अड्डे का कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है और हवाई अड्डे का एरियल सर्वे भी किया और फिर चूनापुर सैन्य हवाई अड्डे पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। साथ ही हवाई अड्डे से सटे गुआसी में अधिकृत भूमि का भी निरीक्षण किया। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से मायावती और अखिलेश यादव एक हो सकते हैं। बसपा और सपा के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक मंच पर देखे जा सकते हैं। छतरपुर में हाजी शहजाद अली का घर गिराए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस घटना को लेकर एक वीडियो जारी किया जिसमें छतरपुर जिले के कोतवाली थाने में पत्थर कांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के मकान को तोड़ना गलत बताया है। साथ ही संविधान का हवाला देते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना भी साधा। नरेंद्र मोदी बहैसियत वजीर आजम, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं और वहां पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। किसी के घर को डेमोलिश कर दिया जाता है। किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मजाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फिरके के खिलाफ। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है
कि कोर्ट के पास ये मसला जरूर जाएगा, वहां के जिम्मेदारों ने बताया है और कोर्ट से इंसाफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा बेहद खास रहा। इस दौरे से भारत ने कई स्पष्ट संदेश दिए हैं, वहीं कुछ बड़े संकेत भी दिए हैं। इन सब से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने अपनी साख को और ज़्यादा मजबूत किया। युद्ध के समय में अभी तक रूस के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे भारत की भूमिका पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद बदल चुकी है। पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी देश के नहीं बल्कि शांति के पक्षधर हैं। अनुसूचित जाति में सब डिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में इसको लेकर बहस चल रही है। इसी बीच पसमानदा मुसलमानों ने भी अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर अपनी मांग रख दी है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम मिहाज और अन्य मुस्लिम संगठनों ने मांग की है कि कम से कम 12 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। रामदेव की पतंजलि को हाई कोर्ट ने दी 1 सप्ताह की मोहलत, 4 करोड़ का जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की माफ़ी स्वीकार करने के बाद उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई बंद कर दी। लंबे समय से चल रहे इस मामले में पतंजलि के लिए बड़ी राहत है, लेकिन एक राहत मिलते ही दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई है। आपको बता दें कि लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बम्बई हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पतंजलि समूह से कहा है कि उस पर लगाए गए 4 करोड़ रुपए के जुर्माना को 1 सप्ताह के अंदर जमा करें। इंडियन क्रिकेट टीम के ढाकर बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार को इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सुबह एक इमोशनल वीडियो शेयर किया। आपको बता दें कि गब्बर नाम से मशहूर धवन लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2022 में खेला। उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था। बाएं हाथ के बल्लेबाज का करियर शानदार रहा। उन्होंने 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले। शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नफरत की फसल काटने वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासी ज़मीन सदा के लिए बंजर हो गई है। उन्होंने गठबंधन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या कांग्रेस अनुच्छेद 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा का समर्थन करती है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग पासवान ने रांची में लोजपा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद नई नवेली सरकार की तरफ पाकिस्तान ने सहायता की पेशकश की। हालांकि पाकिस्तान इस समय खुद IMF के कर्जे के इंतजार में है। दरअसल बांग्लादेश में इस समय विनाशकारी बाढ़ आई हुई है, जिसके कारण अभी तक करीब 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अभी भी लाखों लोग इस बाढ़ में फंसे हुए हैं। इसके अलावा फसलों और घरेलू जानवरों का भी नुकसान हुआ है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद यहया सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया है। यहया सिनवार ने ऐसे वक्त में हमास की कमान संभाली है जब गाजा संघर्ष को लेकर युद्ध विराम के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच ऐसी जानकारी सामने आई है कि हमास के नए चीफ ने युद्ध विराम को लेकर एक नई शर्त रखी है। हमास के नेता यहया सिनवार ने अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी की मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के 1 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को राजधानी कीव पहुंच गए हैं। कीव पहुंचने पर पीएम मोदी का भारतीय समुदाय ने भव्य स्वागत किया। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यूक्रेन यात्रा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी कुल 7 घंटे तक कीव में रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एकांत में रूस यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के मुद्दे पर बातचीत करेंगे।